आया कि कॉइल एस के अंदर क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंक होने की वजह से ही कॉइल एस के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, कॉइल एस के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन the phenomena of production of induced EMF and current in the coil whenever the magnetic flux linked through the coil changes is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कि हमने क्या बोला कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? चेंज होता है, लिंक करता है, तो उस केस में कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट क्या होगा? प्रोड्यूस होता है। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये आती है चीजें, इसलिए मैं बहुत ज्यादा पंगे नहीं करना। तो इस बात को जो हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा उसका देखते। तो मैं कहता हूँ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट क्या हमने देखा? व्हेन की के, जैसे हमने की के को ऑन करा, स्विच्ड ऑन करंट फ्लोज इन कॉइल पी ड्यू टू विच the magnetic field line produced in coil P in order to form closed loops. These magnetic field lines passes through surface of coil S, that is magnetic flux linked through linked through coil S। तो coil S के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो ये जो फ्लक्स लिंक होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एज ए रिजल्ट of it and induced current and EMF produced in coil S, and this phenomena कब होता है? This phenomena इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is observed during की ऑन एंड ऑफ दोनों टाइम होता है। So this phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो जब भी किसी कॉइल के थ्रू फ्लो करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है,
तो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। देखिए जरा ध्यान से यहाँ तक, कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सर हाँ बेटा जी बोलिए। सर इंड्यूस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखो इंड्यूस वर्ड हम पता है किसके लिए यूज करते हैं फिजिक्स में। इंडक्शन का वर्ड का मतलब ही है कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना विदाउट इट्स सोर्स। अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को और ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉइल एस में, और कॉइल एस के अंदर हमने देखा कि कोई भी करंट का सोर्स है ही नहीं, मतलब कोई बैटरी नहीं लगी हुई कॉइल एस के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं ना कि भाई इस कॉइल एस के अंदर करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है और वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो रही है, और जो दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको प्रोडक्शन के लिए कोई सोर्स इसके अंदर लगा नहीं है। तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है एक जादुई प्रोडक्शन जो है, जिसमें सोर्स के बिना ही वो चीज प्रोड्यूस हो गई, इसलिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन का सिंपल मीनिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग विदाउट इट्स पर्टिकुलर सोर्स। ठीक है, अब देखो करंट तो कॉइल, देखो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है ना, करंट तो कॉइल पी के अंदर भी फ्लो कर रहा है, मगर उसको तो सिंपल हम लोग कंडक्शन करंट या सिंपल करंट कह के छोड़ देते हैं। जबकि जो कॉइल एस के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसको हम सिंपल करंट नहीं बोल रहे, उसके अंदर उसके आगे एक वर्ड लगा रहे हैं इंड्यूस। तो यही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो कॉइल एस के अंदर करंट है वो सिंपल करंट नहीं है, जबकि कॉइल पी के अंदर करंट जो है वो एक सिंपल करंट है। ठीक है, क्लियर बात? रीड करिए जरा इसको ताकि आगे बढ़ पाए। ठीक है साक्षी बेटा, कोई और डाउट? नहीं सर। हाँ अब देखिए ध्यान से, तो ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बोला होगा उसने यही सीधा पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने क्या करा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने के लिए पहले उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें दिखी। तो वो जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा सबसे पहले इंडक्शन के ऊपर, वो थे फैराडे। तो हम लोग देख लेते हैं फैराडे के एक आध एक्सपेरिमेंट और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। फैराडे एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या दिखता है, ध्यान से देखिएगा क्या आपने समझा और क्या हुआ। सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट 1। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास दो कॉइल है, जो भी मैंने ऊपर डायग्राम बनाया ना ये वाला, यही डायग्राम मैं यहाँ पर रीड्रॉ कर रहा हूँ कि मेरे पास दो कॉइल है। एक कॉइल है, हेलो बेटा वो कौन सी गोली ऑरेंज वाली, क्या नाम है मेरा बता। आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ जी। तो देखिए ध्यान से, इसने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, दो कॉइल ली फिर दोबारा। एक कॉइल हमारे पास पी है जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी किस सेंस में, क्योंकि इसके अक्रॉस हम लोग करंट का सोर्स लगा रहे हैं। एक बैटरी लगाई है हमने इसके अक्रॉस, एक की लगा दी हमने इसके अक्रॉस, दिस इज बैटरी बी, दिस इज की के, दिस इज कॉइल पी। इसके नेबर में जो दूसरी कॉइल रखी हमने, दैट सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है, और इस सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस हम एक बैटरी या एक गैल्वेनोमीटर लगा के, सॉरी एक गैल्वेनोमीटर या फिर कोई बल्ब वगैरह लगाते हैं। तो फिर दोबारा पीछे की तरह, अगर जैसे मैं की को ऑन करता हूँ, ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड, तो यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू करता है। और जब करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी इस तरफ से इस तरफ। अब इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए जरूरी क्या, यहाँ साउथ पोल बने और यहाँ नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि क्लोज लूप बनाती हैं, तो क्लोज लूप बनाने के चक्कर में ये कॉइल एस के सरफेस को भी क्रॉस करती है, क्योंकि कॉइल एस को जो प्लेस करा हमने वो कॉइल पी के बहुत ज्यादा क्लोज प्लेस कर दिया। अब ऐसा होने की वजह से जब जो फील्ड लाइंस कॉइल पी के अंदर से प्रोड्यूस हो रही थी, वो कॉइल एस के सरफेस को भी क्रॉस कर रही है। और जब कॉइल एस के सरफेस को क्रॉस करी, तो ये चीज दर्शा रहा है कि कॉइल एस के सरफेस के थ्रू फील्ड लाइंस पास करी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल एस के थ्रू चेंज हो रहा है। और इसी फ्लक्स के चेंज होने के कारण कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बात को, कंसीडर टू कॉइल्स P and S
called primary and secondary coil. Let a battery B and a key K is attached to coil P and a galvanometer is attached to coil S. ठीक है, अब क्या था, ये तो हुआ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ताकि उस ऑब्जर्वेशन को समझा जा सके। ऑब्जर्वेशन क्या था कि जैसे ही की को ऑन करते हैं तब ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है डिफ्लेक्शन दिखाता है, और जब की ऑफ की जाती है उस टाइम भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो क्या कहता है, व्हेन की के इज स्विच्ड ऑन द गैल्वेनोमीटर। सर हाँ बेटा, सर अगर इस गैल्वेनोमीटर की जगह हम बल्ब अगर लगाते तो क्या बल्ब ग्लो करता? ग्लो करेगा। हाँ, मतलब जैसे की ऑन करेंगे उस टाइम पे ग्लो करेगा, और जब की ऑफ करेंगे तो भी ग्लो करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, दोनों टाइम पे, और जो इन बिटवीन टाइम होगा उसमें नहीं ग्लो करेगा। ठीक है, तो जी शोज डिफ्लेक्शन एंड व्हेन की के is switched off, the galvanometer G again shows डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर जी दोबारा से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये ऑब्जर्वेशन थी। अब ये जो ऑब्जर्वेशन आई है, देखो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। आप मेरी बात को एक बात ध्यान से समझो, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वहां पर इस बात को ध्यान से समझो। देखो, हम लोग जनरली कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम लोगों को पहले से ये पता होता है कि हम क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या आना चाहिए। तो हम उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि थ्योरी के हिसाब से एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि थ्योरी वेरीफाई हो सके। जबकि हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट में ये जो ऑब्जर्वेशन ली गई है दिखी है, ये ऑब्जर्वेशन ली गई, और अब इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन कॉन्सेप्ट को, उन हिडन कॉन्सेप्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनकी मदद से हम ये बता पाए कि ये जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आती हैं वो आती क्यों है। ठीक है, तो यही हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने कहा बोला कि भाई जैसे आप की को ऑन करते हो, फर्स्ट केस में आप क्या कर रहे हो, की को ऑन कर रहे हो, जिस इंस्टेंट पर आप की को ऑन करते हो सेम इंस्टेंट पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। दूसरी तरफ जैसे आप की को ऑफ करते हो तो सेम इंस्टेंट पर गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो सवाल ये उठता है कि अब ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, ये अब सवाल उठता है। तो इस बात को ध्यान से देखते समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो मैं कहता हूं व्हेन की के इज स्विच्ड ऑन द करंट, तो जैसे आप की को ऑन करेंगे तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, कॉइल पी के अंदर फ्लो करने वाला करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो कॉइल पी के अंदर से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, तो क्लोज लूप बनाने के लिए वो कॉइल एस के सरफेस के अंदर से पास करेंगी, मतलब कॉइल एस के थ्रू पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसी फ्लक्स के बढ़ने के कारण कॉइल एस के अंदर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और सेम कंडीशन जब की को ऑफ करेंगे तो ऑफ करने पर क्या होगा, करंट कॉइल पी के अंदर घटेगा,
करंट घटेगा तो कॉइल पी के अंदर से ओरिजिनेट करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेगी, फील्ड लाइंस घटेंगी तो कॉइल एस के अंदर से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी घटेगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा जी, कॉइल एस के अंदर भी इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ दोबारा से प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करी। तो मैं इस बात को लिखता हूं, तो व्हेन के इज स्विच्ड ऑन, की इज स्विच्ड ऑन, द करंट starts growing in coil P, which increases from 0 to I in small time due to this the magnetic field in coil P increases from 0 to B. As a result, the magnetic flux linked through coil P through coil S increases from 0 to 5. Due to this increasing flux, in coil S, an induced current and EMF is produced in coil S, and the galvanometer shows deflection। ठीक है बेटा जी, तो यही मैंने बोला, जो मैंने समझाया था कि जैसे आप की को ऑन करेंगे तो कॉइल पी के अंदर फ्लो करने वाला करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने के कारण क्या होगा, कॉइल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा, फील्ड बढ़ने से कॉइल एस के अंदर लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कॉइल एस के अंदर इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली व्हेन की K is switched off, the current I and magnetic field in coil P decreases। कहां से कहां डिक्रीज होता है बेटा जी, I to 0, B to 0। Due to this, the magnetic flux linked through the coil S decreases phi to 0। As a result, an induced current and EMF is produced
in coil S and galvanometer shows डिफ्लेक्शन। ठीक है, रीड करिए जरा इसको। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। रीड करो बेटा जी। तो कंक्लूजन क्या आया, पहले इसको रीड करो, देखो जरा डाउट है तो बोलो, पहले ये ऑब्जर्वेशन रीड करो पूरा, एक्सपेरिमेंट प्लस ऑब्जर्वेशन रीड करो, फिर इससे कंक्लूजन निकलवाते हैं। और जो कंक्लूजन है वही हमारा कॉन्सेप्ट है और वही हमारा। हाँ सर बोलो। ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि करंट टू जीरो और मैग्नेटिक फील्ड टू जीरो। देखो आप एक बात समझो ना, अगर आप की को ऑफ करोगे, सोचो इसको ऐसे, हमारे पास हमने की लगा रखी कॉइल बी में, की ऑन करी तो करंट तो पहले जीरो था, जब की ऑफ थी तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था, तो करंट बढ़ा जीरो से पहले मैक्सिमम तक। अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा जीरो से मैक्सिमम तक। अब जैसे ये बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसे आएगा कि बढ़ते 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 हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब की ऑफ करेंगे तो करंट जीरो आएगा, तो करंट जब जीरो आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो जीरो आएगा, समझ रहे हैं। अब एक बात देखो, जनरल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का याद है, बार्ट-सावर्त लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, याद है या नहीं याद है। यस सर। हाँ तो बस वही लगा है, जितना ज्यादा बट सर करंट, जो कॉइल का नेचर होता है वो तो अपोजिट करता है ना, अपोज करता वो है। अपोजिंग नेचर अभी यहाँ पर नहीं है, मेरी बात सुनो। अपोजिंग नेचर का काम कुछ और है, अपोजिंग नेचर बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करवाता है। यहाँ पर अपोजिंग नेचर होने का कतई मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर करंट ही ना फ्लो करे, करंट जीरो ना होने दे, ऐसा नहीं होगा, करंट जीरो होता है, ठीक है बेटा, करंट। ओके। हाँ और कोई डाउट, ठीक है। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट जो यहां से बिल्ट हुआ, क्या समझ आता है इस एक्सप्लेनेशन से साक्षी, क्या समझ आता है, क्या कंक्लूजन कंक्लूड कर सकते हो आप, राज, संचित, प्रगति, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। हमने क्या देखा कि जब ऑन करी तो डिफ्लेक्शन आया, कि जब ऑफ करा तो डिफ्लेक्शन आया, और हमने क्या देखा कि ऑन करते समय और की ऑफ करते समय दोनों समय क्या हुआ था, कॉइल एस के थ्रू पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, और उस फ्लक्स के चेंज होने के कारण ही कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। तो मींस आप ये समझ सकते हैं कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इसी फिनोमिना को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैं ये बात लिख रहा हूं आपके लिए, तो मैं इस बात को लिखता हूं, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट whenever the magnetic flux linked through the coil whenever the magnetic flux linked through the coil S changes अब चाहे इसमें इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों केस के लिए, क्योंकि हमने अभी क्या देखा था, की ऑन करते समय फ्लक्स बढ़ा था और की ऑफ करते समय फ्लक्स घटा था। तो मैं कहता हूं चेंजेस एंड इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ is produced in the coil due to which the galvanometer shows deflection. This phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब रीड करो, देखो ध्यान से देखो, मेरे हाथ भी दर्द होते हैं मगर आप रीड करिए, साक्षी बेटा ध्यान से देखो।
तो अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट, पहले रीड करो, 1 मिनट का टाइम लो, रीड करो, क्योंकि फिर ये जो एक्सपेरिमेंट करा है ना इसने, एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन आई उस कंक्लूजन को ही लॉ बना दिया गया। तो ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट और है, तो हमने एक में करवा दिया, आप बाकी अपने नोट से पढ़ना, हमारे हमने नोट्स दिए हैं आपको। तो आपने क्या देखा कि कॉइल को जब की और ऑन और ऑफ कर रहे हैं तब करंट फ्लो हो रहा है, तब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये चीज दर्शा रहा है कि कॉइल ऑन करते समय और की को ऑफ करते समय दोनों केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसी फ्लक्स के चेंज होने के कारण इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। पहली बात। दूसरी बात, अगर फ्लक्स जीरो हो या फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए तो दोनों केस में इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है बेटा जी? सर। हाँ जी भैया। हाँ, तो अब आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट इज योर, जो मैं करवा रहा हूं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या था भाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? कोई बताइए, बताइए क्या कहता है बेटा जी? तो मैं कहता हूं, फ्रॉम हिज experimental observations, Faraday gave following laws। तो क्या क्या लॉ दिए? तो पहला पॉइंट, whenever the magnetic flux linked through the coil changes, and induced current and EMF is produced in the coil. This phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सिंपल सा मतलब क्या है? तो if phi changes, तो क्या होगा? I induced and E Induced induced current and induced EMF is produced. is produced। ठीक है बेटा जी, मेरी बात क्लियर है? सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कॉइल में रहेगा कब तक? जब तक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक रहेगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए तभी करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैं यहां पर इस बात को भी लिखता हूं, द इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ produced in the coil remain in the coil as long as the magnetic flux linked through the coil changes। तो जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू द कॉइल क्या करेगा? चेंज करेगा। तो देयरफॉर फाई इक्वल्स टू चेंज, मगर फाई चेंज करेगा तो आई इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। और अगर इफ फाई इक्वल्स टू 0 हो या फिर कांस्टेंट हो तो उस केस में क्या होगा बेटा जी? I induced is equals to E induced and that is equals to 0। ठीक है बेटा जी?
सर तो कोई, हाँ बेटा प्यारी बहन बोलो। सर जब की ऑफ होगी तभी कंडीशन होगी phi is equals to 0 और कांस्टेंट। हाँ, फ्लक्स जीरो की कंडीशन तो नहीं, कांस्टेंट की कंडीशन तो की ऑन पे भी है। जैसे मान लो मैं घर का स्विच दबाया, तो स्विच ऑन करना और ऑफ करना तो इंस्टेंट हो गया, मगर जब स्विच ऑन करने के बाद मान लो तुम घर की लाइट जलाती हो, तो तुम स्विच ऑन करी और घूमने चली गई, तब तक तो ऑन है ना, ऑन रहा हुआ है वो, और जब आके ऑफ करेगी तब तो तुम सिर्फ वो इंस्टेंट काउंट करो, ऑन करने वाला और ऑफ करने वाला। तो ऑन करने वाले पर ऑफ करने वाले पर तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, मगर जैसे ही तुम जो ना उसको छोड़ दोगी, ऑन छोड़ दोगी, ऑफ छोड़ दोगी, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, ऑन छोड़ ठीक है दोगी तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और ऑफ करके छोड़ दोगी तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। ठीक है सर। हाँ, अब जो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो अकॉर्डिंग टू फैराडे, the induced EMF, produced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked through the coil। तो हेयर क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा जी, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किस रेट से चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते कांस्टेंट, तो E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी, वेयर K क्या है बेटा जी? K इक्वल टू कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो E इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है साक्षी, क्या रिप्रेजेंट करता है? यही नेगेटिव साइन क्या बताता है हियर? नेचर। हाँ, हियर नेगेटिव साइन denotes opposing nature। हाँ opposing nature of induced current and EMF। और अगर कॉइल के अंदर n टर्न्स हो तो मैं कहता हूं इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, तो n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो हम लोग क्या बता पाएंगे, E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी। फटाफट से देखिए, पहले देखिए तीनों लॉ देखिए, ये इसने बोला था, ध्यान से देखिए, ये आपका फैराडे लॉ हुआ, ध्यान से देखिए, कोई डाउट यहां तक तो बोलिए। सर ऑपोजिंग नेचर से क्या मतलब है? देखो अभी मैं आपको जो ना आगे टॉपिक समझाऊंगा लेंजेस रूल, तो ये ऑपोजिंग नेचर लेंजेस रूल का ही। अब एक बात देखो सुनो, अब कॉइल एस के अंदर तो कोई करंट का सोर्स था नहीं, फिर भी करंट प्रोड्यूस हो गया। अब अगर आप बोलो करंट की बात करता हूं, तो ये भी तो एक एनर्जी का फॉर्म ही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी तो किसी कारणवश या किसी वजह से प्रोड्यूस हुई होगी। तो यहाँ पर जो हम लोग माइनस साइन रिप्रेजेंट करते हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टर्म्स में ही होता है कि जो कॉइल पी के अंदर फ्लो करो, करंट को फ्लो करवाने के लिए जो बैटरी वर्क करती है, वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क एज दिखता है हम लोगों को कॉइल एस के अंदर एज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो जो एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो ये बेसिकली माइनस साइन से ही निकल के आएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो बस थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखते हैं और करेंगे, तो ठीक है। क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं एक दो, ताकि आप लोगों को समझ भी आए। टाइम थोड़ा कम है हमारे पास,
देखो टाइम आपको दिख ही रहा होगा, टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से मैं टॉपिक की जगह पहले आज आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कुछ थोड़े बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन पूछता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल at any instant by phi is equals to 5t cube plus 3t square plus 2t plus 7 Weber. Calculate induced EMF in the coil at time t equals to 3 सेकेंड। करो सभी करके बताओ क्या आएगा साक्षी। तो देखिए मैंने क्या दे दिया आपको, हेयर फाई इक्वल्स टू जो है वो क्या दिया है, 5t क्यूब 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7 वेबर। तो बाय फैराडे लॉ, तो फैराडे लॉ क्या कहता है बेटा जी कि E is इंड्यूस, equals to minus d phi by dt. तो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी, जैसे हमारी छोटी बहन साक्षी ने बताया। तो इसको उठा करके आप यहां पर रखिए, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7। तो आप जरा इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर लो, माइनस साइन बाहर आई, 5 बाहर आएगा, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3t स्क्वायर, 3 बाहर आएगा टी स्क्वायर का 2t, 2 बाहर आएगा t का डेरिवेटिव 1 और 7 सिंपल एक नंबर है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो E will be coming equals to 15t square 6t plus 2 वेपर वोल्ट। क्या आएगा बेटा जी, कौन से टाइम पर पूछा है, एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तीसरे सेकेंड पर EMF कितना होगा, तो E will be your माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वेयर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 2। तो कितना आएगा बेटा जी 159 15 के पहाड़ में 15 निम्मा 135, 6 तिया 18 प्लस 2 कितना आएगा त्यागी जी ये 155 155 वोल्ट। और माइनस साइन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिंग नेचर को, ठीक है बेटा जी, डिनोटिंग द ऑपोजिंग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, रीड करिए इसको जरा ध्यान से देखिए, कोई स्टेप डाउट है तो बोलिए जरा, नहीं तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा जी। जल्दी देखिए साक्षी, ध्यान से देखो बेटा। कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइम कम है, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा ये जो भी बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है बेटा यूट्यूब पे डाल के मुझे भेज देना, ठीक है लिंक। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल perpendicular to the plane varying according to the relation phi equals to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 Weber. Calculate induced current through the coil at time
t equals to 2 second if the resistance of coil is 5 ओम। करिए बेटा जी, क्या आंसर आएगा? जल्दी करो। तो फाई जो है वो मैंने दिया हुआ है 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर, ये दिया बेटा जी। अगेन मैं क्या लगाता हूं? बाय फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहेगा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेज E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये होगा बेटा जी, समझ से यस नो? यस सर। इसको मैं अगर यहां रखता हूं तो E विल बी कमिंग इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। ये होगा बेटा जी। अलग अलग निकालो तो माइनस साइन बाहर निकालता हूं तो 5 3t स्क्वायर 4t स्क्वायर का 2t 2t का 1 माइनस 0। तो क्या बनेगा बेटा जी? E इक्वल्स टू माइनस साइन 5 दिया 15t स्क्वायर 4 दूनी 8t प्लस 2 वोल्ट। ये आएगा बेटा। कौन से टाइम पे बोला है? एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो E इक्वल्स टू माइनस वैल्यूज रखते हैं 15 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इंटू 2 प्लस 2। तो E इक्वल्स टू 15 चौक 60 8 दूनी 16 और 2 60 76 कितना आ जाएगा? 78 वोल्ट। नाउ इंड्यूस्ड करंट कैसे निकलेगा? रेजिस्टेंस दिया हो ना सर ऊपर तो वेबर लिखा था, नीचे वोल्ट क्यों? कहां पर? वेबर ही तो बेटा, ये फ्लक्स तो वेबर है ना। वोल्टेज की यूनिट तो वोल्ट ही होती है ना। ईएमएफ इज द वोल्टेज। तो I इज इक्वल्स टू E बाई R। तो E कितना दिया बेटा जी हमने? 78 और R कितना दिया? 5। कितना आएगा बेटा डिवाइड करो मिश्रा जी, जब बताइए कितना आएगा आंसर मिश्रा जी? 15.6 एम्पीयर। कितना आएगा? 15.6 एम्पियर। ठीक है, देखिए ध्यान से, फटाफट से देखिए, देखिए क्वेश्चन को। देख बेटा साक्षी ध्यान से, कोई डाउट है तो बोलो, और नहीं डाउट है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर छोड़ सकता हूँ। पहले टेक योर टाइम एंड डाउट पूछो अपने।